नमस्कार। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग साइंस स्टार्ट किए थे और साइंस में बायोलॉजी सब्जेक्ट स्टार्ट किए थे, ठीक है। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग बायोलॉजी में क्या क्या पढ़े हैं थोड़ा रिवीजन करा दे रहे हैं, थोड़ा याद दिला दे रहे हैं। बायोलॉजी पढ़े थे, यानी बायोलॉजी सजीवों का अध्ययन बायोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी के फादर अरस्तु बता दिए थे। बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया है। बायोलॉजी कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में, एक जूलॉजी और एक बोटनी, यानी एक जंतु विज्ञान और एक पादप विज्ञान। तो हम लोग जूलॉजी पढ़ रहे थे, यानी जंतु विज्ञान पढ़ रहे थे। जूलॉजी का जनक भी अरस्तु को कहा जाता है, ये पिछले वीडियो में सब बता दिए हैं। जूलॉजी के जनक भी अरस्तु को कहा जाता है, ठीक है। अब जूलॉजी में पहला चैप्टर आता है सेल, ये भी बता दिए, यानी कोशिका। पहला चैप्टर ही क्या आता है? कोशिका, यह भी बता दिए हैं। एक बार रिवीजन करवा देना है शुरू से कि आप लोगों को थोड़ा याद हो जाएगा। तो पहला चैप्टर जूलॉजी में क्या पढ़ रहे थे लोग? सेल कोशिका का खोज सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में। लेकिन उसने क्या मृत कोशिका खोज किया, इसीलिए उसे क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी, यानी कोशिका अध्ययन के जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को कोशिका खोज किया था। लेकिन जीवित कोशिका खोज किसने किया था सर्वप्रथम? तो एंटोनियो लीवेनहॉक ने कितना में? 1674 ईस्वी में। एंटोनियो लीवेनहॉक जीवित कोशिका खोज कब किया था? 1674 ईस्वी में। और एक चीज और याद रखिएगा, मृत कोशिका यानी मृत कोशिका का खोज किसने? रॉबर्ट हुक किया था। मृत कोशिका क्या कहा जाता है? नेफ्रोसिस। मृत कोशिका को क्या कहा जाता है? नेफ्रोसिस। पिछले वाले वीडियो में सब बता चुके हैं शायद। मृत कोशिका को क्या कहा जाता है? नेफ्रोसिस। तो 1674 ईस्वी में क्यों एंटोनियो लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका का खोज किया, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? बैक्टीरियोलॉजी के फादर, यानी जीवाणु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? एंटोनियो लीवेनहॉक को। एंटोनियो लीवेनहॉक को क्या कहा जाता है? जीवित कोशिका के जनक, यानी बैक्टीरियोलॉजी के पिता किसे कहा जाता है? एंटोनियो लीवेनहॉक। कब खोज किया था? 1674 ईस्वी में। जीवाणु के खोज, बैक्टीरिया मतलब होता है जीवाणु, तो जीवाणु के खोज इसने किया, वहीं जीवित कोशिका खोज किए थे। ये पिछले वीडियो में सब बता दिए थे। सबसे छोटा कोशिका माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा, ह्यूमन में सबसे छोटा कोशिका स्पर्म, सबसे बड़ा ओवरी मतलब अंडा, ओवम मतलब अंडाणु, सबसे छोटा स्पर्म मतलब शुक्राणु ह्यूमन में सबसे लंबा कोशिका तंत्रिका तंत्र के कोशिका न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र का यूनिट क्या है? न्यूरॉन। इतना तक बता दिए थे, ठीक है। अब स्लाइडर एंड स्वान के सिद्धांत के बारे में थोड़ा सा जान जाते हैं, इसके बाद केंद्रक बढ़ा दें। स्लाइडर एंड स्वान ने 1839 ईस्वी में एक सिद्धांत दिया जिसे क्या कहा जाता है? कोशिका सिद्धांत। यानी कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडर एंड स्वान, ठीक है। उन्होंने बताया, दो व्यक्ति थे, स्लाइड स्वान, ठीक है। उन्होंने बताया कि शरीर के हर एक उत्तक कोशिका से मिलकर बना होता है, यानी शरीर के जितना भी अंग है सब कोशिका से मिलकर बना होता है। और उन्होंने बताया कि शरीर के सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका। सबसे छोटी इकाई यानी यूनिट, सबसे छोटी इकाई क्या है? सेल। स्लाइडर एंड स्वान के सिद्धांत के अनुसार शरीर के सबसे छोटी इकाई कोशिका, ठीक है। तो ये था रिवीजन, आज के रिवीजन हो गया क्लास के, ठीक है। अब हम लोग जो केंद्रक पढ़े थे, और केंद्रक कोशिका के अंदर कोशिका झिल्ली प्रोटीन का बना होता है, और पादप में कोशिका भित्ति होता है जो सेलुलोज का बना होता है। सेंट्रोसोल को पादप कोशिका में पाया जाता है, यही बता दिए थे। और क्या बता दिए थे? केंद्रक के खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन। केंद्रक सब बता दिए थे। केंद्रक रॉबर्ट ब्राउन ने 1888 ईस्वी में। रॉबर्ट ब्राउन ने कब? 1888 ईस्वी में केंद्रक के खोज किया। इस केंद्रक में 80% क्या होता है? जल होता है। इसी में डीएनए और आरएनए पाया जाता है, ये भी बता दिए थे, ठीक है। तो केंद्रक तक तो समाप्त कर दिए थे। कोशिका का ब्रेन कहा जाता है केंद्रक को। सबसे बड़ा कोशिकांग केंद्रक होता है, ठीक है। सब कोशिका नियंत्रण जितना कोशिकांग के अंदर आता है, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, सबका नियंत्रण कौन करता है? केंद्रक। इतना तो कल तक बता दिए थे, ठीक है। आज हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। कोशिका तो देखिए, कोशिका, ठीक है। थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रहा था, इसीलिए सब लिख दिए, ठीक है। तो देखिए, ये है कोशिका। ये तो हमने बता दिया है कि न्यूक्लियस क्या है, केंद्रक क्या है, केंद्रक के खोज किसने किया, कब किया, क्या क्या काम करता है, किस किस को नियंत्रित करता है, ये तो बता दिए हैं, ठीक है। अब कोशिका के अंदर द्रव पाया जाता है।
ठीक है। द्रव पाया जाता है जिसमें 80% पानी और 20% द्रव पाया जाता है। वही चीज़ अब आप लोगों को बताएंगे कि इसको क्या कहा जाता है। देखिए, तो सबसे पहले कोशिका द्रव, ये जो ये बूंदा बूंदा है ना, ये क्या है? कोशिका द्रव है, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं? कोशिका द्रव, ठीक है, ठीक है, कोशिका द्रव। तो इसी कोशिका का क्या बताए थे बायोलॉजी टर्म में? साइटो, ठीक है। तो इस कोशिका द्रव को क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्म। क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्म। कोशिका को साइटोप्लाज्म मतलब द्रव, तो साइटोप्लाज्म कोशिका का द्रव को क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्म, ठीक है। और न्यूक्लियस के अंदर भी द्रव पाया जाता है, ये भी हम बताएं कि न्यूक्लियस के अंदर भी द्रव पाया जाता है जिसमें 80% पानी होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर ये जो द्रव है इसको क्या कहा जाता है? न्यूक्लियस के द्रव को न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर के द्रव को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। अब यही दो के मिलाकर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, यहाँ पे है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को मिलाकर क्या बनता है? प्रोटोप्लाज्म। अब ये वाला शब्द आप लोगों को जाना पहचाना होगा। ये तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, कोशिका के अंदर के द्रव को साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर के द्रव को न्यूक्लियोप्लाज्म। कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है। इंग्लिश वालों के लिए अच्छा, हिंदी वालों के लिए तो बहुत अच्छा है। कोशिका के अंदर कोशिका द्रव, केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को मिलाकर क्या बनता है? प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म का हिंदी क्या होता है? जीव द्रव्य। तो ये चीज आप लोग क्या जानते होंगे कि जीव द्रव्य क्या है। तो जीव द्रव्य में क्या क्या मिला होता है? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, जीव द्रव्य। यही अब आपको पढ़ाना है कि जीव द्रव्य एक्चुअली है क्या। जीव द्रव्य में 80% पानी होता है, ठीक है। जीव द्रव्य जान गए कहाँ से आया है? साइटोप्लाज्म। ये तो बता दिए कि जीव द्रव्य क्या है। जीव द्रव्य क्या है? तो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को मिलाकर क्या बनता है? जीव द्रव्य। इसमें कि कितना परसेंट? 80% पानी होता है। देखिए, इसका खोज, ठीक है, इसका खोज कहाँ पे लिख दे रहे हैं? जीव द्रव्य के खोज, जगह नहीं है क्या? यहाँ पे खोज। अब ये जो खोज लिख रहे हैं किसका? जीव द्रव्य के खोज किसने किया था? पुरकिंजे। जीव द्रव्य के खोज किसने किया था? पुरकिंजे। तो पुरकिंजे ने जीव द्रव्य को खोज किया और इसे ही जीव द्रव्य को क्या कहा जाता है? भौतिक आधार, मतलब जीवन आधार। कोशिका का जीवन आधार किसे कहा जाता है? जीव द्रव्य को जीवन आधार कहा जाता है, ठीक है। जीव द्रव्य को क्या कहा जाता है? जीवन के आधार। जीव से जीवन के आधार किसे कहा जाता है? जीव द्रव्य। इसका खोज किसने किया था? पुरकिंजे ने किया था। ये देखिए क्या करता है, जितना जैविक क्रिया होता है ना, सब जीव द्रव्य के अंदर ही होता है। जैविक क्रिया यानी खाना खाए आके माइटोकॉन्ड्रिया तूर फाड़ करके किसमें करेगा? जीव द्रव्य में ही तूर फाड़ करके ऊर्जा प्रदान करेगा, ठीक है। तो जितना टूटता है, ठीक है, इसीलिए इसे जीवन के आधार कहा जाता है। इसमें जो पानी होता है कोशिका के, ये क्या करता है? जीव द्रव्य के जो पानी है को सूखने नहीं देता है, ठीक है। नहीं तो अगर 1% का पानी कम होगा तो प्यास लगेगा, 12 से 13% या फिर 9 से 10% पानी अगर कम होगा तो कटक लेगा आदमी, ठीक है, निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऊपर भेंट होगा। जो सही काम किया रहेगा उसे जन्नत में, जो गलत काम किया रहेगा उसे जहन्नुम में, ठीक है। तो देखिए ये जीव द्रव्य क्या करता है? जितना कोशिका के अंदर पानी होता है इसे सूखने नहीं देता है, बचा कर रखता है। जीव द्रव्य का काम क्या है? कोशिका के अंदर के पानी को बनाए रखना। इसमें कितना परसेंट पानी होता है? 80%। इसका खोज किसने किया था? पुरकिंजे ने किया था। इतना जीव द्रव्य से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। अब जीव द्रव्य जब पढ़ लिए तो जीव द्रव्य पढ़ लिए, न्यूक्लियस पढ़ लिए, अब इसी में आता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के काम देखेंगे क्या क्या करता है माइटोकॉन्ड्रिया, क्या इसका खोज किसने किया, इसका नामकरण किसने किया और ये क्या क्या काम करता है, कैसे ऊर्जा बनाता है, ठीक है। तो केंद्रक पढ़ लिया हम लोग, जीव द्रव्य पढ़ लिए, जीवन के आधार जीव द्रव्य, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के हिंदी क्या होता है? सूत्रकणिका। ये तो माइटोकॉन्ड्रिया के हिंदी में लिख दिए, ये हिंदी नहीं इंग्लिश है, इंग्लिश मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला के क्या है? इंग्लिश है। लेकिन ओरिजिनल हिंदी कहाँ है? या सूत्रकणिका। ग्रुप डी के एग्जाम में सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया ना देके ऑप्शन में सूत्रकणिका दे दिया था, ठीक है। तो आप लोग ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया का हिंदी क्या होता है? सूत्रकणिका। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था? ऑल्टमैन, रिचर्ड ऑल्टमैन। ऑल्टमैन लिख दे रहे हैं, ऑल्टमैन, ठीक है। रिचर्ड ऑल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया खोज किया था। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया ही ऑक्सीश्वसन हमारे अंदर करता है, मतलब हमारे कोशिका के अंदर क्या करता है? ऑक्सीश्वसन। ऑक्सीश्वसन के कारण क्रेब्स चक्र चलता है, क्रेब्स चक्र,
क्रेब्स चक्र चलाता है, और इसी क्रेब्स चक्र के फलस्वरूप, मतलब इसी क्रेब्स चक्र के चलने के चलता है तो क्या होता है, एटीपी का निर्माण होता है, एटीपी, और एटीपी और ग्लूकोज का C6H12O6, ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है, इसी का निर्माण होता है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्रेब्स चक्र चलाता है, क्रेब्स चक्र चलाने के समय एटीपी और ग्लूकोज का निर्माण होता है। और आपको पता होगा कि ग्लूकोज हमारे शरीर में क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, यानी ऊर्जा हमारे शरीर में कौन देता है, माइटोकॉन्ड्रिया। एक्चुअली हमारे शरीर में क्या है, ऊर्जा, ये माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका को ऊर्जा देता है, और जब कोशिका को ऊर्जा मिल गया तो सारे जगह ऊर्जा ही सारे जगह कोशिका ही कोशिका है, तो कोशिका को जब ऊर्जा मिल गया तो हमारे शरीर को ऊर्जा मिल गया, ठीक है। तो ये ऊर्जा देता है, क्रेब्स चक्र चलाने के बाद एटीपी और ग्लूकोज का निर्माण करता है। एक क्वेश्चन पूछा था, क्रेब्स चक्र किसमें चलता है, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया की न्यूक्लियस, तो किसमें चलता है क्रेब्स चक्र, माइटोकॉन्ड्रिया। क्रेब्स चक्र चलाने के बाद ग्लूकोज और एटीपी का निर्माण होता है, और हमारे शरीर को क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है, ठीक है। तो हमारे शरीर को ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया से मिलता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, पावर हाउस, यानी शक्ति गृह। पावर हाउस किसे कहा जाता है, कोशिका के पावर हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया को। अब माइटोकॉन्ड्रिया को क्यों कहा जाता है कोशिका के पावर हाउस, क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह क्रेब्स चक्र चलाता है। क्रेब्स चक्र चलाने के बाद एटीपी और ग्लूकोज का निर्माण करता है, तो ग्लूकोज क्या देता है, हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, और इसी ऊर्जा के कारण इसे क्या कहा जाता है, कोशिका के पावर हाउस, यानी कोशिका के शक्ति गृह किसे कहा जाता है, पावर हाउस। पावर हाउस हमेशा पूछा है, कहीं शक्ति गृह पूछ दिया तो पावर मतलब शक्ति, गृह मतलब घर, गृह मंत्री अमित शाह, मतलब हमारे घर के मंत्री थोड़े हैं, हमारे देश के मंत्री हैं, ठीक है। तो गृह हाउस मतलब शक्ति गृह किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों, क्योंकि क्रेब्स चलाता है, एटीपी का निर्माण करता है और ग्लूकोज का निर्माण करता है, ठीक है। इसका याद रखिएगा लोग, खोज किसने किया था, रिचर्ड ऑल्टमैन, ठीक है। ऑल्टमैन लिख देना, इससे आप लोग समझ जाइएगा। रिचर्ड ऑल्टमैन ने क्या किया था, माइटोकॉन्ड्रिया के खोज किया था। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ऊर्जा बनाता है, क्रेब्स चक्र चलाता है। सबसे पहले तो माइटोकॉन्ड्रिया में जानिए कि कौन श्वसन होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन श्वसन होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सी श्वसन होता है, ठीक है। ऑक्सी मतलब जिसमें ऑक्सीजन होता है, ऑनऑक्सी मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। तो ऑक्सीजन युक्त जिसमें ऑक्सीजन होता है ना, वह श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया करता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कोशिका का श्वसन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, ठीक है। तो श्वसन होता है जब हम लोग सांस लेते हैं तभी तो ऊर्जा बनता है, ठीक है। खाली खा लेंगे लोग, सांस नहीं लेंगे तो जिंदा रहेंगे लोग, नहीं मर जाएंगे लोग, पता नहीं मर। जब तक सांस नहीं लेंगे लोग ऑक्सीजन नहीं जाएगा, ऑक्सीजन इसके साथ घुलेगा नहीं, टूटेगा नहीं, तब तक ग्लूकोज बनेगा नहीं, और ग्लूकोज बनेगा नहीं तो ऊर्जा मिलेगा नहीं। हम लोग कितना खाएंगे तो जिंदा नहीं रहेंगे बिना सांस लिए। तो सांस लेते हैं तो शरीर के अंदर जो कोशिका के अंदर श्वसन कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। ऑक्सी श्वसन जिसमें ऑक्सीजन होता है वह श्वसन कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। अनऑक्सी मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, ठीक है। तो ऑक्सी मतलब जिसमें ऑक्सीजन हो वो माइटोकॉन्ड्रिया करता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का हिंदी क्या होता है, सूत्रकणिका। तो माइटोकॉन्ड्रिया से जितना सवाल बनेगा देखिए, कोशिका गृह मतलब पावर हाउस किसे कहता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने किया, रिचर्ड ऑल्टमैन। क्रेब्स चक्र कहाँ चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। शरीर के अंदर कोशिका के अंदर श्वसन कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। कौन श्वसन, ऑक्सी श्वसन जिसमें ऑक्सीजन हो, ऑक्सी श्वसन। ग्लूकोज का निर्माण कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। और क्रेब्स चक्र चलता है तो क्या क्या बनता है, तो एटीपी और ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज के फॉर्मूला C6H12O6, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया से इतना क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया से कितना क्वेश्चन, देखिए केंद्रक के अलावा डीएनए और आरएनए माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है, ठीक है। तो जब डीएनए आरएनए टॉपिक पढ़ाएंगे तब वो बताएंगे कहाँ कहाँ पाया जाता है, क्या काम है, ठीक है। अभी सिर्फ उसका झलक दिखा दिए, ट्रेलर चला दिए, बाद में फिल्म चलेगा, डीएनए और आरएनए का फिल्म बाद में चलेगा, ठीक है, जब उसका पारी आएगा तब। तो केंद्रक पढ़ा दिए, माइटोकॉन्ड्रिया बता दिए, जीव द्रव्य बता दिए, जीवन के आधार, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। और इसका क्या है, सूत्र कणिका, इसका हिंदी होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए लोग। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया से एक क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, कि माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को, यानी अगर हम ये माइटोकॉन्ड्रिया बना दिए, ठीक है, तो इसके आंतरिक दीवार को, अंदर के दीवार को क्या कहा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा है कि माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्या कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहा जाता है। क्रिस्टी क्या कहा जाता है,
क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्या कहा जाता है? क्रिस्टी। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं तो ये पूछा है कि माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्या कहा जाता है? तो क्रिस्टी कहा जाता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया से क्वेश्चन जितना बनने वाला है खत्म हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन, माइटोकॉन्ड्रिया तो पढ़ लिए लोग। अब देखिए 4 नंबर कोशिका के अंदर का ही है, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, जीव द्रव्य, 3 को पढ़ लिए। 4 नंबर क्या पढ़ना है? प्रदत्त जालिका यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रदत्त जालिका यानी ये भी कोशिका के अंदर ही होता है। प्रदत्त जालिका यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे शॉर्टकट में ER लिख दीजिए, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। शॉर्टकट में प्रदत्त जालिका को क्या लिखा जाएगा? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए ये 2 प्रकार का होता है, ठीक है, एक होता है स्मूथ स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER लिख दे रहा है, ठीक है, और दूसरा होता है रफ, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिख दे रहा है, ठीक है। तो ये जो स्मूथ होता है ना, स्मूथ, देखिए कभी चर्बी देखे हैं, चर्बी खोसी के, चाहे चर्बी कितना प्लेन होता है, एकदम प्लेन होता है, साफ चर्बी, चाहे घी क्या है? वासा है। चर्बी क्या है? वासा है, यानी फैट है। तो स्मूथ जो होगा, स्मूथ चर्बी होगा, ठीक है, प्रोटीन स्मूथ थोड़े होता है। तो स्मूथ यानी स्मूथ क्या है? चर्बी, घी। तो जो स्मूथ है उस क्या बनाता है? वासा बनाता है, वासा बनाता है जो स्मूथ है। देखिए याद करने का सबसे सिंपल तरीका कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वासा बनाता है कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वासा बनाता है। तो देखिए रफ मतलब खुरदुरा, तो वासा से आप लोग क्या समझिए? घी, चर्बी, डालडा, ये सब क्या है? वासा है। तेल क्या है? वासा है। तो जब घी जमता है तो रफ थोड़ा एकदम प्लेन रहता है, साफ चिकना रहता है, गाल पर लगाइए एकदम चिकना हो जाएगा, ठीक है। तो रफ वासा जो रफ है वासा, तो रफ वाला तो बनाएगा नहीं, क्योंकि घी चाहे चर्बी क्या होता है? प्लेन रहता है। प्लेन मतलब स्मूथ, एकदम सा स्मूथ, ठीक है। तो स्मूथ वाला क्या बनाएगा? वासा बनाएगा। क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो सिंपल याद हो जाएगा। देखिए स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें से कौन वासा बनाता है? तो वासा पूछेगा तो वासा से दिमाग में आना चाहिए कि वासा क्या होता है? बहुत ही प्लेन होता है, बहुत ही स्मूथ होता है, ठीक है। तो स्मूथ होता है तो स्मूथ वाला वासा बनाएगा, और रफ वाला क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। तो अगर स्मूथ वाला वासा बनाएगा तो रफ वाला क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। रफ वाला क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। यानी रफ वाला प्रोटीन बनाएगा। और एक तो पता है कि कोशिका के अंदर प्रोटीन कौन बनाता है? तो राइबोसोम। इसका मतलब इसमें क्या है? राइबोसोम, ठीक है, इसका मतलब इसमें क्या है? राइबोसोम। स्मूथ वाला वासा बनाएगा और रफ वाला प्रोटीन बनाएगा। प्रोटीन मतलब कौन बनाता है? राइबोसोम, ठीक है। तो इतना तो पता होगा कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार का, एक होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ वाला वासा बनाएगा और रफ वाला प्रोटीन बनाएगा। प्रोटीन जब बनाएगा तो यहाँ से हम लोग अब पढ़ेंगे राइबोसोम, ठीक है। ये राइबोसोम प्रोटीन बनाने के लिए ही इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बता दिए, ठीक है, यहीं से निकलता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतः प्रदत्त जालिका, ठीक है। प्रदत्त जालिका रफ साइड प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। देखिए ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यानी प्रदत्त जालिका, ये कोशिका के जो अंदर है, अंदर इसे क्या करता है? सहायता देता है। कोशिका के आंतरिक दीवार को क्या करता है? सहायता देता है। इसका मतलब इसे क्या? कोशिका को दबने नहीं देता, इस तरह पचक जाएगा, चाहे ज़्यादा फूल जाएगा, पानी पूरा बाहर निकल जाएगा, न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया सब खत्म हो जाएगा, लाइसोसोम खुद मर जाएगा, तो कोशिका काम करेगा नहीं। तो ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके सहायता देता है यहाँ पे, ठीक है, सहायता देता है, पचकने फूलने से बचाता है, ठीक है। तो जो पचकने फूलने से बचाता है उसे क्या कहेंगे? मान लीजिए मेरा एक कपार हो गया और कपार हमारा पचकने फूलने से कौन बचा रहा है इसमें? कौन? इसका मतलब जो इसमें का हड्डी है वही बचा रहा है, यानी हड्डी को क्या कहा जाता है? कंकाल। तो इसीलिए शरीर के आंतरिक कंकाल किसे कहा जाता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर के बनाए रखता है, ठीक है, नहीं पचकने देता है ना फूलने देता है। अगर ये पचक जाएगा तो इसमें का सब माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, राइबोसोम, प्रोटीन, गोल्गी बॉडी सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ना प्रोटीन संश्लेषण होगा, ना ऊर्जा बनेगा, कोशिका खत्म हो जाएगा, आदमी निकल लेगा, ठीक है। तो ये आंतरिक सहायता देता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है?
कोशिका के आंतरिक कंकाल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि रक्षा करता है। शरीर के अंदर के कंकाल हड्डी का काम करता है? ढांचा बनाने का काम करता है, ढांचा देता है, और क्या करता है? रक्षा करता है कि कोई मारे तो एक बार मारे तो एक बार धस नहीं जाए, का हो थोड़ा सौ है, ठीक है, ना कि ना धसे तो कोई लिया या रॉड से मारेगा तो फूटिए जाएगा, ठीक है। तो आंतरिक सहायता देता है, तो इसे क्या कहा जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कोशिका के आंतरिक कंकाल कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा था कि कोशिका के आंतरिक कंकाल के रूप में किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? प्रदत्त जालिका, ठीक है। किसे कहा जाना जाता है? प्रदत्त जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये समझ में आ गया। स्मूथ बनाता है वसा। देखिए वसा क्या काम करता है? वसा काम क्या करता है? वसा काम करता है ऊर्जा देने का, ठीक है। और ऊर्जा क्या है? कार्बोहाइड्रेट भी तो ऊर्जा है। कार्बोहाइड्रेट भी ऊर्जा है। और हमको यदि ये वसा बनाता है तो इसका मतलब क्या कार्बोहाइड्रेट नहीं बनाता होगा? कार्बोहाइड्रेट ज्यादा हो जाता है, इसी को तो वसा कहते हैं, ठीक है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या क्या बनाता होगा? कार्बोहाइड्रेट और वसा। देखिए कार्बोहाइड्रेट ज्यादा हो जाएगा, इसी को तो वसा कहेंगे। मतलब हम शरीर में खा रहे हैं, ज्यादा खा रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, तो कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देगा, कार्बोहाइड्रेट बनेगा। ये ज्यादा हो जाएगा तो क्या? चर्बी बन जाएगा। चर्बी को क्या कहा जाता है? वसा, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट ज्यादा हो जाएगा तो वसा बनेगा, ठीक है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वसा और कार्बोहाइड्रेट दोनों बनाता है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम इसमें पाया जाता है, जो क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कोशिका के आंतरिक कंकाल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ढांचा बनाए रखता है, ठीक है, इसीलिए कहा जाता है। इतना को स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर राइबोसोम पर आते हैं। देखिए रफ साइड पर क्या पाया जाता है? रफ साइड पर पाया जाता है राइबोसोम। कोशिका में राइबोसोम का क्या काम है? तो राइबोसोम क्या बनाता है? राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, ठीक है। राइबोसोम क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। तो रॉफ साइड पे जो राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका के आंतरिक कंकाल के रूप में तो जाना जाता है। लेकिन इसका जो खोज किया था राइबोसोम का खोज किसने किया था? G.E. पायलट ने किया था, ठीक है। इसका खोजकर्ता बता दे रहे हैं। खोज किसने किया था? G.E. पायलट। इसका खोज किसने किया था? G.E. पायलट ने किया था, ठीक है। तो राइबोसोम का खोज किया था G.E. पायलट। राइबोसोम पाया कहाँ जाता है? तो कोशिका में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके रॉफ साइड पर क्या पाया जाता है? रॉफ साइड पर क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है। और जब रॉफ साइड पर राइबोसोम पाया जाएगा तो राइबोसोम क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। तो राइबोसोम क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम, इसीलिए क्या कहा जाता है? प्रोटीन। राइबोसोम क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है, ठीक है, प्रोटीन बनाता है। जब प्रोटीन बनाता है तो इसे क्या कहा जाता है? प्रोटीन के फैक्ट्री मतलब जो बनाता है, मान लीजिए पेपर, कोई कागज बनाने वाला मशीन होगा, कागज बनाने वाला कंपनी होगा, तो जिस कंपनी में कागज बनेगा उस कंपनी को हम क्या कहेंगे? जूता बनाने का फैक्ट्री। जूता बनाने का फैक्ट्री कहेंगे क्या? जिस कंपनी में कागज बनेगा उसे तो हम जूता बनाने का फैक्ट्री नहीं कहेंगे। फैक्ट्री मतलब कंपनी समझिए, छोड़िए। देखिए जिस कंपनी में कागज बनेगा ना उसे कागज फैक्ट्री ही कहेंगे, जूता फैक्ट्री नहीं कहेंगे। जिसमें जूता बनेगा उसे जूता फैक्ट्री कहते हैं। इसीलिए इसमें प्रोटीन बनता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? मान लीजिए एक कंपनी हो गया जिसमें क्या बनता है? प्रोटीन, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? प्रोटीन फैक्ट्री। समझ में आया? कागज बनने वाला मशीन को कागज फैक्ट्री कहता है, प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम को कहेंगे। इसका खोज किसने किया था? G.E. पायलट ने इसका खोज किया था। अब ये तो हो गया राइबोसोम का खोज G.E. पायलट ने किया था। इसे प्रोटीन बनाता है, रॉफ साइड पर पाया जाता है, इसीलिए इसे प्रोटीन के फैक्ट्री कहते हैं। लेकिन देखिए राइबोसोम होता है 2 प्रकार का होता है, ठीक है। यहाँ से राइबोसोम को 2 भागों में बांट दें, मतलब 2 प्रकार का होता है। एक 70S राइबोसोम, एक 70S राइबोसोम और एक 80S राइबोसोम। 80S राइबोसोम, एक 70S राइबोसोम होता है और एक 80S राइबोसोम होता है। तो देखिए इसमें संख्या में देखिए छोट कौन है और बड़ कौन है, ठीक है। तो जो छोट होगा वो प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाएगा, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाएगा, और जो बड़ा होगा संख्या में वो यूकैरियोटिक
प्रोकैरियोटिक मतलब वो अभी विकसित नहीं है, एकदम प्राथमिक सेल क्या प्रोकैरियोटिक कहा जाता है। मतलब एक कोशिकीय होगा प्रोकैरियोटिक और प्रारंभिक सेल होगा। देखिए प्रारंभिक सेल होगा और प्राथमिक सेल होगा प्रोकैरियोटिक। अभी जब सभी कोशिका में फंक्शन सेम होता है तो कोशिका का हम फंक्शन पढ़ा रहे हैं। अभी यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक बांटे नहीं है, जब बांटेंगे तो बाद में, तब तक झलक देखिए। प्रोकैरियोटिक मतलब अनविकसित, जो विकसित नहीं हुआ है। जो प्राथमिक सेल है उसे प्रोकैरियोटिक कहते हैं। जो विकसित हो गया है, जैसे हम लोगों में कौन सेल पाया जाता है, यूकैरियोटिक, तो हम लोग यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है। अमीबा क्या है, प्रोकैरियोटिक, मतलब जो विकसित नहीं हुआ है वो प्रोकैरियोटिक। प्राथमिक सेल, प्राथमिक प्रथम सेल प्रोकैरियोटिक, जो विकसित हो गया है यूकैरियोटिक। तो देखिए 70S यानी हल्का होता है, हल्का। देखिए ये हमको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि 70 है, ये 80 है, तो इसमें हल्का कौन होगा, 70 वाला होगा हल्का। और हल्का होगा किसमें पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाएगा, सेल प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाएगा। और ये भारी होता है, ये भारी होता है, तो ये किसमें पाया जाएगा, यूकैरियोटिक। ये किसमें पाया जाएगा, ये 80S वाला यूकैरियोटिक में पाया जाएगा। 70S वाला हल्का होता है इसलिए प्रोकैरियोटिक में पाया जाएगा, ठीक है। तो कौन प्रोकैरियोटिक, देखिए दुर्गा वाला एग्जाम में ऐसा अभिवार पूछा था कि 70S वाला प्रोकैरियोटिक में पाया जाएगा, प्रोकैरियोटिक में यूकैरियोटिक में पाया जाता है, ठीक है। तो 70 छोट है, छोट मतलब प्रथम, पहले जाएंगे तो कौन आएगा, 70 आएगा, बाद में 80 आएगा। पहले मतलब प्रथम सेल कौन है, प्रोकैरियोटिक, तो प्रोकैरियोटिक में 70S वाला और यूकैरियोटिक में 80S वाला, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए लोग। देखिए आज हम लोग क्या पढ़े, देखिए क्या पढ़े हम लोग पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके थे न्यूक्लियस, ठीक है। देखिए पिछले वाले वीडियो में हम लोग न्यूक्लियस पढ़ चुके थे, ठीक है। कोशिका क्या होता है, कोशिका भित्ति क्या होता है, कोशिका झिल्ली क्या होता है, सब पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़े माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जीवद्रव्य, ठीक है। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं और क्लास बंद करते हैं। देखिए सबसे पहले जीवद्रव्य के खोज किसने किया था, पुरकुंजे। इसे जीवन का आधार कहा जाता है। इसमें 80% पानी होता है, 80% पाया जाता है। यह कोशिका के अंदर के पानी को सूखने नहीं देता है। इतना जीवद्रव्य से क्वेश्चन खत्म। माइटोकॉन्ड्रिया खोज रिचर्ड ऑल्टमैन ने किया था। इसे पावर शक्ति गृह कहा जाता है, ठीक है। इसमें क्रेब्स चक्र चलता है। क्रेब्स चक्र चलने के फलस्वरूप क्या क्या बनता है, ऊर्जा यानी ATP और ग्लूकोज का निर्माण होता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या बताया, C6H12O6, ठीक है। इसके आंतरिक दीवारों को क्या कहा जाता है, क्रिस्टी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। और इसमें कौन श्वसन होता है, ऑक्सी श्वसन होता है, जिसमें ऑक्सीजन होता है, ठीक है। और कोशिका के अंदर के श्वसन कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया खत्म हो गया। राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कोशिका के कोशिका के ढांचा को बनाए रखने में काम करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसीलिए इसे कोशिका के अंदर के कंकाल कहा जाता है, आंतरिक कंकाल कहा जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके दो साइड होते हैं, एगो रफ साइड एगो स्मूथ साइड। स्मूथ साइड में वसा और कार्बोहाइड्रेट बनता है, रफ साइड में क्या बनता है, राइबोसोम होता है। इसीलिए राइबोसोम प्रोटीन बनाता है। अब राइबोसोम का खोज किसने किया था, GE पायलट ने किया था, ठीक है। GE पायलट ने राइबोसोम का खोज किया था और ये प्रोटीन बनाता है, इसीलिए इसे प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम का कहानी खत्म। राइबोसोम दो प्रकार का होता है, एक 70S राइबोसोम होता है, एक 80S राइबोसोम होता है, ठीक है। तो 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, 80S राइबोसोम यूकैरियोटिक में पाया जाता है। 70S हल्का होता है इसलिए प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, 80S भारी होता है इसलिए यूकैरियोटिक में पाया जाता है। तो रिवीजन इतना हो गया। कोशिका का खोज किसने किया, रॉबर्ट हुक ने किया था। स्लाइडन स्वान ने क्या सिद्धांत दिया था कि शरीर के हर एक चीज कोशिका से बना होता है, इसलिए शरीर का सबसे छोटा इकाई क्या होगा, कोशिका होगा। सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग का, सबसे छोटा माइकोप्लाज्मा, भ्रूणों में सबसे बड़ा ओवरी यानी अंडाणु, सबसे छोटा स्पर्म यानी शुक्राणु, सबसे लंबा कोशिका तंत्रिका तंत्र कोशिका यानी न्यूरॉन, ठीक है। अब तो कोशिका का इतना खत्म हो गया। इसके बाद वाला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लाइसोसोम पढ़ेंगे, गोल्जी बॉडी पढ़ेंगे, सेंट्रोसोम पढ़ेंगे, कोशिका विभाजन कैसे होता है, ऊर्जा परिवहन कैसे होता है। इसके बाद वाला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास। जय हिंद।